फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। क्यों ये दवाई, क्यों ये इंजेक्शन इतनी पॉपुलर है, क्यों इसकी डिमांड सडन बढ़ गई है। अभी तक तो इसका नामो निशान किसी ने नहीं सुना था, बट एक कोरोना वायरस सिचुएशन के बाद क्यों ये दवाई, क्यों ये इंजेक्शन इतनी डिमांड है इसकी ब्लैक मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों ये दवाई, क्यों ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, क्या है इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग, क्यों ये इसकी हाइप बना के रखे हैं लोगों ने, इसके यूजेस क्या हैं, ये काम कैसे करती हैं, किन किन पेशेंट पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके एक्सपर्ट इसके बारे में क्या राय देते हैं, और कोरोना वायरस पेशेंट अगर पेशेंट पॉजिटिव होता है तो वो इंजेक्शन देना सेफ है या नहीं, और कुछ FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जो मेरे फैंस हैं, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, वो सब चीज़ें, वो सब उनके बातों में जो क्वेश्चंस हैं उनको रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाए। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियोस। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है, काफ़ी लोगों को देखा है मैंने कि इसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं। कुछ अलग अलग ही नाम लेते हैं, रीमेड लेते हैं, देन रेमडेसिविर लेते हैं। इसका ये गलत प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों। इसको हम प्रोनाउंस कैसा करेंगे, 3 भाग में हम तोड़ के इसको प्रोनाउंस करेंगे। रेमडेसिविर इसका ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना ही तो कोई वैक्सीन है। लोगों को लगता है अगर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे हैं, कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, तो हॉस्पिटल में उनको रेमडेसिविर वैक्सीन दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये वैक्सीन नहीं है, ये एक दवाई है जो हमारे शरीर में दो पेशेंट जो होते हैं, अगर उनको कोरोना वायरस है, उन कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, तो उसमें जो वायरल लोड है, जो शरीर में कोरोना वायरस जो वायरल लोड है उसको कम करती हैं ये दवाइयाँ। वो जो वायरस है शरीर में उसको कम करता, इन्फेक्शन कम करता है ये इंजेक्शन रेमडेसिविर। अब वायरल लोड आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इवन 10 लाख भी हो सकता है। तो इसे डरने वाली बात, इसे बिल्कुल डरिएगा नहीं, ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वायरल लोड 1 लाख, 1.5 लाख नॉर्मल है, हो सकता है। इवन 5 लाख किसी किसी केसेस में अगर वायरल लोड ज़्यादा हो जाए तो 10 लाख तक भी देखा जाता है। तो रेमडेसिविर हमारे शरीर में द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस वो वायरल लोड कम करती है दोस्तों। अब कुछ एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। अगर पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, जो कोविड उनका रिपोर्ट है अगर पॉजिटिव आया, तो हर किसी को ये इंजेक्शन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके जो डॉक्टर्स होंगे, आपके जो फैमिली फिजिशियंस होंगे, या हॉस्पिटल्स में जो कोविड पेशेंट ट्रीट कर रहे होंगे, आपके कोई रिलेटिव्स एडमिट हैं, तो वो देखेंगे कुछ सेट ऑफ उनके रिपोर्ट्स देखेंगे, कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स देखेंगे। जैसे अगर शरीर में वायरल लोड ज़्यादा है एंड उस वायरल लोड के वजह से उनको हाई ग्रेड फीवर है, सांस लेने में दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, देन अस्थमा की शिकायत है, निमोनिया जैसे कुछ डिजीज़ है, देन COPD। मैं COPD को मेजर हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इससे होता क्या है दोस्तों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है। जो पेशेंट हमारे स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जो पोल्यूटेंट सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, चूल्हा फूंकते हैं, उनको COPD की बीमारी ज़्यादा होती है। और इन्हीं पेशेंट को अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती। इन्हीं पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, देन ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स अगर मिलते हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट में, उन पेशेंट को ये रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है। बाकी हर किसी को देना ज़रूरी नहीं है। इफ़ द पेशेंट इज़ सेफ एंड वो खा पी रहा है अच्छा, तो उस केसेस में देने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, मॉनिटर करेंगे, एंड सपोज ही इज़ हेल्दी, तो उसे जल्दी ही 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम तक उसको रुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री क्या है रेमडेसिविर की, वो भी थोड़ा कवर करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कहाँ इन्वेंट हुआ और इसका इन्वेंशन, इसका स्टेजेस क्या है। दोस्तों कुछ पास्ट हिस्ट्री की तरफ जाकर देखें, रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ से आई है इंजेक्शन। तो गिलियड साइंस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो US बेस्ड है, अमेरिका बेस्ड है, उन्होंने इसका इन्वेंट किया था 2009 में। हेपेटाइटिस C वायरस को ख़त्म करने के लिए, हेपेटाइटिस C नामक एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए।
बट कुछ क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद में वहाँ कंपनी को सक्सेस नहीं मिली, वहाँ फेल हो गई इनकी प्लानिंग और ये हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन को कम नहीं कर पाए। तो ऑलरेडी इतने पैसे लगने के बाद में कंपनी ने सोचा कुछ और दूसरे बीमारी की तरफ इसका ट्रायल किया जाए। तो इन्होंने इबोला नामक बीमारी की तरफ अपना कदम बढ़ाया। वहाँ पर भी इनकी दाल नहीं गली और यहाँ पर भी इनकी प्लानिंग फेल हो गई। थर्ड, इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया मार्बर्ग जो नामक वायरस था उसको कम करने के लिए। ये वायरस बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। ये डायरेक्टली रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अफेक्ट करता है, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे शरीर से जो खून होता है उसको कम कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को। तो यहाँ पर भी कुछ काफ़ी इनको सक्सेस नहीं मिली और यहाँ पर भी इनकी प्लानिंग फेल हो गई। तो एट लास्ट दोस्तों देखा जाए, हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, एक आरएनए जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे आपने डीएनए का नाम सुना होगा, जैसे फॉरेंसिक में पुलिस अगर स्पीड के वजह से, बाल के वजह से अपराधी तक यानी क्रिमिनल तक पहुंच जाती है, वैसे उसी तरह से आरएनए होता है। कोरोना वायरस एक आरएनए जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। आरएनए प्लस डीएनए को मैच किया जाए तो हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, ये टोटल कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटराइज कोडिंग की जाती है हमारे शरीर में। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये हमारे आरएनए वायरस के ऊपर अफेक्ट करती है। ये सीधा आरएनए वायरस को डिस्ट्रॉय करती है। जैसा मैंने बताया कोरोना वायरस भी एक आरएनए वायरस है, तो सीधा ये जड़ पर वार करती है आरएनए वायरस से। तो इसका मतलब क्या सक्सेस मिल गई है? नहीं दोस्तों। एज पर गिलियड साइंस के मुताबिक उन्होंने बताया था कि ये कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं करेगी, बट द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, जिनको कोरोना वायरस के लक्षण मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, उस सिम्टम्स को कुछ हद तक ये आराम देगी, कुछ हद तक उससे इन्फेक्शन कम करेगी शरीर में, एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने कुछ अलग दवाइयाँ खाई होगी। तो दोस्तों गिलियड साइंस का कहा जाना ये था कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं करेगी, बट जिस पेशेंट को, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को थे, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन के देने के बाद उनकी रिकवरी बहुत फास्टर हुई एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन। तो यही सब देखते हुए 2020 में जब कोरोना वायरस पीक पर था, हाइप पे था, तब अमेरिका ने ये इस गिलियड साइंस को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की अनुमति दे दी थी, अप्रूवल दे दी थी। यही देखते हुए जापान ने भी इसकी अनुमति दे दी और 2020 ऑलमोस्ट 20 एंड ऑफ द ईयर में इंडिया ने भी इसकी अनुमति दे दी है। तो दोस्तों ये कुछ रहा पास्ट हिस्ट्री के बारे में, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कुछ इसके यूजेस, क्लिनिकल ट्रायल, एक्सपर्ट एडवाइस क्या कहते हैं, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। दोस्तों जैसा मैंने बताया रेमडेसिविर इंजेक्शन का यूज़, एक्चुअल यूज़ क्या है, ये शरीर में जो वायरल लोड होती है उसको कम करता है। ये एक एंटी वायरल मेडिसिन है। जो वायरस हमारे बॉडी में है उस इन्फेक्शन को कम करेगा, वायरल लोड को कम करेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसे भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। अनीमिया इसका फर्स्ट एंड मोस्ट मेजर साइड इफेक्ट है। ये रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, उनमें इंजेक्शन देना नहीं है, उनको इंजेक्शन नहीं देना है। कुछ लिवर डिजीज़ जो इनके जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करती है। देन होता क्या है, लिवर सिरोसिस होता है, एंड में क्या होता है, लिवर फेलियर में जाते हैं पेशेंट। तो कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। द पर्सन जो इंसान, जो पेशेंट लिवर डिजीज़ से संक्रमित है, जो सफ़र कर रहे हैं लिवर डिजीज़ से, उनको ये मेडिसिन, उनको इंजेक्शन नहीं देना है। फिर भी आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कर लीजिए, जहाँ पे जो भी एडमिट है, जो भी हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर आप इनकी पेशेंट की हिस्ट्री बताइए, फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे ये इंजेक्शन उनको देना है या नहीं देना। सेम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़, उनको भी लिमिट में इंजेक्शन देना है। ये भी आपके फैमिली फिजिशियन आपको कंसल्ट करेंगे। देन इंजेक्शन लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है
हाफ एन आवर या 1 डे तक, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। नौजिया आ सकता है, चक्कर आ सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, हाथ पैर में थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, नमनेस जैसा फील होता है, ये सारे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाफ एन आवर तक अगर वॉमिटिंग सेंसेशन भी होते हैं, उल्टी भी आती है, तो ये कॉमन है इंजेक्शन देने के बाद। ये आपको हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा, ठीक है। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों बढ़ते हैं कुछ एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन देना है तो दोस्तों चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं, एडल्ट को भी दे सकते हैं, बट उनका वेट अगर 40 kg हो गया, 40 kg से ज़्यादा होगा, तो इंजेक्शन उस केसेस में ज़्यादा कारगर साबित हुई है। तो दोस्तों इसमें इन्होंने बताया है द पेशेंट, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया था, रेनल एंड लिवर डिजीज़ में इंजेक्शन नहीं दे सकते, बट कुछ कैचुएशंस है उसके हिसाब से दे सकते हैं। अगर पेशेंट कुछ सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ चालू हैं, हर्बल सप्लीमेंट चालू हैं, विटामिन सप्लीमेंट चालू है, तो आप पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, उसके बाद ही वो जैसे डिसाइड करेंगे वैसे इंजेक्शन आपको दे सकते हैं हॉस्पिटल्स में। दोस्तों ये इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में ही दे सकते हैं, इसे क्लिनिकल या आप घर पे लाके नहीं दे सकते। जो प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ये इंजेक्शन दे सकते हैं। पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट विथ रेमडेसिविर and stay at the hospital, maintain a healthy lifestyle and at home in order to recover quickly। इंजेक्शन देने के बाद में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना खाना होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना होता है। कोरोना वायरस से रिकवरी होने के लिए रिकवरी बहुत जल्दी होगी अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो। दोस्तों कोरोना वायरस एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंस रखने के बाद। तो कुछ कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, वो भी मैं इस टॉपिक में कवर करूंगा। व्हाट इज़ कोविड-19? कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस 19 क्या है? क्यों इसका नाम पड़ा? दोस्तों कोरोना वायरस एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ये होता क्या है दोस्तों, हमारे लंग्स को डैमेज करती है। लंग्स को डैमेज करने के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, देन सांस लेने में दिक्कत होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स दिखते हैं, खाने पीने में दिक्कतें होती है, कफिंग होता है, खांसी लगातार आती रहती है, हाई ग्रेड फीवर भी होता है, वीकनेस लगता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, कभी कभी पेशेंट में मेडिसिन लेने के बाद डायरिया के भी सिम्टम्स देखे गए हैं। तो कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। देन मैंने बताया है कोविड-19 है क्या। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ रेमडेसिविर एंड व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है एंड क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी रिपीट किया था, ये वायरल लोड को शरीर में कम करने के लिए दिए जाते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ इज़ रेमडेसिविर एडमिनिस्टर्ड, कैसे दिया जाता है इसको। दोस्तों ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं, चिल्ड्रन एंड एज वेल एडल्ट को भी दिए जाते हैं, बट अगर एक्यूरेट रिजल्ट पाना होता है तो वेट इनका कम से कम 40 kg होना चाहिए, 40 kg के ऊपर होना चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो मैच होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैन अ प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 बी ट्रीटेड विथ रेमडेसिविर। इसका कुछ खास डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी में दवाइयाँ सेफ़ नहीं है, इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। इसलिए सेफ़ नहीं है इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट मैंने जैसे बताया, ये आरबीसी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, एंड हो सकता है इससे मिसकैरेज के भी चांसेस बढ़ जाएँ। तो सीधी बात है प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। रही बात ब्रेस्ट फीडिंग की बात किया जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये इंजेक्शन सेफ़ नहीं है। इन केस अगर इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ भी सिम्टम्स अगर माँ को मिलते हैं, अगर माँ ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को, तो जो भी सिम्टम्स माँ को मिलेंगे वो सीधी बात है ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से उस बच्चे को भी मिल सकते हैं। तो सीधी बात है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में मेडिसिन सेफ़ नहीं, इंजेक्शन सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट शुड आई टेल माई डॉक्टर बिफोर रिसीविंग रेमडेसिविर। क्या क्या डॉक्टर को बताना होता है बिफोर रिसीविंग रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताना होता है, पास्ट में कोई बीमारी थी या नहीं उसके बारे में बताना पड़ता है। जैसे द पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV, हेपेटाइटिस, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, देन इंजरी हुई है कोई पास्ट में, ये सब बात आपको अपने फैमिली फिजिशियन जहां आप हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं पेशेंट, ये सब पास्ट हिस्ट्री डॉक्टर को बताया जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं आपके रिपोर्ट्स के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, देन कुछ सिम्टम्स के ऊपर ये इंजेक्शन उनको देना चाहिए या नहीं। तो जो भी आपकी पास्ट हिस्ट्री है इसको बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, कैन आई टेक रेमडेसिविर टू प्रिवेंट कोविड-19? ऑलरेडी पास्ट में डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर था या अभी भी उनको द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ देन हाई ब्लड प्रेशर, क्या वो कोविड-19 जो इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? दोस्तों यहाँ पर भी कुछ खास डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जैसा आपको पता है ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो सीनियर सिटीजन्स जैसे अबो 60 अबो 70 एज को ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो वीक होते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जिनको शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हीं पे ये ज़्यादा धावा बोलते हैं। तो सीधी बात है, ये भी सब बातें आप अपने फैमिली फिजिशियन को बताना बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स में बताना ज़रूरी है। उसके बाद ही डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये इंजेक्शन देना सेफ़ है या नहीं। फ्रेंड्स ये सब बातें रही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, उनकी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, क्या क्या क्लिनिकल ट्रायल किए गए, क्यों ये इंजेक्शन इतनी सक्सेस है, क्यों अभी ये बूम कर रही है, इसके यूजेस क्या थे, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करती है, एक्सपर्ट एडवाइस के बारे में मैंने बताया, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने बताया, क्या क्या क्वेश्चंस पेशेंट को आते हैं और क्या क्या उनके मन में डाउट होता है। मैं जहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट कवर किए हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ रह गया हो। नहीं तो डायरेक्टली आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो मेरे अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8149272954 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ भी डाउट है कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है ताकि मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। जहाँ तक मेरा मानना है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर करूँ। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, शायद मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी डाउट है, जो जैसा मैंने बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके 100% इसका आंसर होगा वो दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितना हो सके ये वीडियोस को शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।